हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन एम कैरियर प्लस यूट्यूब चैनल। आपको एक पोस्ट के थ्रू कुछ इन्फॉर्म किया था अ डे बिफोर येस्टरडे आई गेस। उसमें आपको ये बताया गया है कि आपके लिए कुछ स्पेशल सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। जैसे एमपी में कुछ सब इंजीनियर और एमपीएसआई की वैकेंसीज आउट होने को हैं, जिसमें आपसे क्वाइट 14 और 30 मार्क के रिस्पेक्टिवली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सीरीज उसी के ऊपर बनाई है, ये उसका पार्ट 1 है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगी और ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आपने यदि ये वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे ये पता चले कि ये सीरीज किसको डेडिकेटेड है, तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पुट कर दूंगी ताकि आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिरी तक देखें। आखिरी में वीडियो में एक सरप्राइज भी मिलेगा आपको, तो वो सरप्राइज क्या है वो जानने के लिए आप थोड़ा वीडियो के पेशेंटली लास्ट तक देखें। इस वीडियो में 20 क्वेश्चन है विद सॉल्यूशंस। मैंने आपसे कहा भी था कि हम 15, 25 से 20 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे, सो दैट ये हमारे कुछ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम और प्ले स्टोर की एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन है। आप ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी यूज़ करके मटेरियल ले सकते हैं। जो भी हम यहाँ सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उनके पीडीएफ फॉर्म आपको टेलीग्राम में एम कैरियर प्लस चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस सेट एमपीएसआई और सब इंजीनियर के लिए बनाया गया है, जिसमें हम अराउंड 20-25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। आप यदि ध्यान से देखें तो एमपीएसआई या सब इंजीनियर में इंग्लिश का जो लेवल पूछा जा रहा है उसका लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि यदि आप कम एफर्ट लगाते हैं, मिनिमम इनपुट भी डाल रहे हैं, तो क्वेश्चंस को सही करने की प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज हाई। Getting the points. On the other hand, this may not happen with the GS or mathematics or reasoning or for that matter another subjects. But English, the level of the questions is very simple. आप आराम से बना सकते हैं, provided थोड़ा बहुत आपने स्टडी कर रखी है। यदि आपको बिल्कुल जीरो से अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम है, समझने में दिक्कत है, तो आप एम कैरियर प्लस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंग्लिश का एक कोर्स परचेज कर सकते हैं। दैट कोर्स इज अ वेरी फाउंडेशनल कोर्स। वो आपके एग्जाम के लिए ही ओरिएंटेड और डेडिकेटेडली कंटेंट के साथ बनाया गया है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 हम फटाफट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और सॉल्यूशंस भी देखेंगे। आप अपने एंड पे फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। वॉट एवर आंसर यू थिंक कि ये सही है, एक बार फिट करेंगे। तो यदि आप देखेंगे तो 1 to 20 क्वेश्चन में सम क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन इडियम, फ्रेजेस, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस, स्पेलिंग, सिनोनिम, एंटोनिम्स, अरेंज, para jumble of the sentence. Basically this is the amalgamation of the different type of variety of the question that is being asked under the examination, right? तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 says complete the idiom. He will help his brother. Blood is thicker than, the correct answer for this question is repairs. It's a idiom and phrase that simply talks about कि किसके idiom या phrase के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हम वापस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, fill the blank। देखिए मैंने अभी आपसे कहा क्वेश्चन का लेवल इज वेरी सिंपल, ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब पढ़ते हैं। द पुलिस डैश अ थीफ दिस मॉर्निंग। यदि आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में ऐसा एक्शन हो चुका है कि सुबह जो है एक थीफ को गिरफ्तार किया गया है। इसका मतलब द क्वेश्चन इज ऑलवेज गो विद द अरेस्टेड। गेटिंग द पॉइंट? इज अ वेरी प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। He could not complete this work because the bank was closed. ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा you may find difficulty while solving such questions, जहां आपको क्वेश्चन में सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है। What does meant by that? It means कि क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग उनके टाइप के अकॉर्डिंग होती है। जैसे यदि आप एक्सक्लेमेटरी मार्क देखते हैं, जैसे वाओ, अलास, ऑल दीज वर्ड्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक्सक्लेमेशंस हैं, आश्चर्य वाले वर्ड हैं, सेंटेंसेस हैं।
तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो सेंटेंस यहाँ दिया गया है, दैट सेंटेंस से ही कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क बिकॉज द बैंक वॉज क्लोज। व्हाट इज द क्लू हेयर? आप कहेंगे बिकॉज से वी जॉइंड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ही कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, रीजन इज ऑल्सो बीइंग गिवन देयर, द बैंक वॉज क्लोज्ड। तो आप ध्यान दें, दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और आपको आंसर मार्क करना चाहिए था। इट्स अ कंपाउंड क्वेश्चन। व्हाई दैट सो? द रीजन इज ऑल्सो गिवन। तो जब भी आप कंजंक्शन बिकॉज, सो ऐसा देखें, ऑलवेज रिमेंबर कि दैट सेंटेंस इज अ काइंड ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सिंपल क्या होता है और एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी यू ऑलरेडी नो, जहाँ पे एक्सक्लेमेशन का साइन होता है। फॉर बोथ दी सच सेंटेंसेस यू हैव टू वेट। हम इसका एक एक्सप्लेन्ड डिस्कशन और भी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इज आस्क्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ इडियम एंड फ्रेज। व्हाट द क्वेश्चन सेज? क्वेश्चन सेज नथिंग बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राई वोल्फ। यहाँ एक इडियम है, इंग्लिश का एक मुहावरा है, जिससे का आपसे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। देयर इज नो नीड टू बी डिस्कसिंग राउंड अबाउट वर्बोस, है ना, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। इफ यू नो द मीनिंग यू नो द मीनिंग, इफ यू डू नॉट यू डू नॉट। तो क्राई वोल्फ याद रख लें, ये एक इस तरह का फॉल्स अलार्म है जो आपने किसी को भ्रमित करने के लिए जबरदस्ती या जानबूझकर क्रिएट किया है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। दैट इज कॉल्ड क्राई वोल्फ। समझ रहे हैं आप? एक ऐसा साउंड, एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा पोस्चर, जेस्चर जो जानबूझ के एक फॉल्स अलार्म या गलत चेतावनी जनरेट करता है, उसको हम कहते हैं क्राई वोल्फ। गेटिंग द पॉइंट्स? जैसे आपने कहा कि यदि हमें सेकेंड वेव कोरोना के बारे में सही जानकारी मिल जाती तो वी कुड हैव सेव द मल्टीपल लाइव्स इन द इंडिया और द वर्ल्ड फॉर दैट मैटर। तो वो जो इंफॉर्मेशन मिली वो क्राई वोल्फ है ना। जबकि थर्ड वो वेव में हमको क्राई वोल्फ मिला, दैट मीन्स फॉल्स अलार्म, सही सूचना नहीं मिलना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ प्रेज? तो सबसे पहले तो ये देखें कि प्लस साइन, दैट मीन्स मैं सिनोनिम बता रही हूँ। जो बच्चे हमारे ऑफलाइन बैचेस ले रहे हैं वो ये समझ पा रहे होंगे और रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि ये जो वर्ड प्रेज लिखा हुआ है, वी हैव डिस्कस दिस वर्ड n नंबर ऑफ टाइम्स। क्लास में हमने कई बार ये वर्ड पढ़ा है। तो आप यदि नए हैं या ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट नहीं हैं तो भी इस तरह के वर्ड को ढूंढ लेना बहुत ज़्यादा कठिन टास्क है नहीं। तो आपसे एंटोनिम पूछा गया है। प्लीज रिमेंबर व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द पेपर। वो ध्यान दें, आप पेपर में इतनी ज़्यादा हैपहज़ार्डली आंसर करते हैं कि आप ये देखना ही भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में सिनोनिम पूछा है और एंटोनिम पूछा है। बी कॉशियस वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। यहाँ ऑपोजिट मीनिंग वर्ड पूछा है। एवरी टाइम एंटोनिम इज आस्क्ड, please remember it is an opposite meaning word, not a similar meaning word. What is the antonym of praise? तो उसके लिए पहले similar meaning पता होनी चाहिए। Praise is nothing but a applaud, प्रशंसा, किसी की बड़ाई करना, किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलना। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि ये जो वर्ड हमने लिखे हैं, अप्रूवल, कॉम्प्लीमेंट एंड चीयर, approval, compliment and cheer, all these words are synonym of praise. praise के ही synonym लिखे गए हैं, मतलब similar meaning word। और आपसे similar पूछा है कि opposite, antonym means opposite। तो correct answer for this question is abuse। Getting the point? आप किसी को abuse कर रहे हैं या आप किसी को defame कर रहे हैं, बिलिटिल बता रहे हैं, उसको छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल दीज वर्ड्स एंटोनिम फॉर द प्रेज। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अगेन द टाइप ऑफ द गिवन सेंटेंस। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। टाइप, व्हाट इज द क्लू हेयर? वाओ। एंड व्हाट इज द आंसर? एक्सक्लेमेटरी। देखिए
क्वेश्चन को पढ़कर इत्मीनान से यदि आप सॉल्व करेंगे, टेक अ मोमेंट एंड ट्राई टू आंसर। जल्दी जल्दी में आंसर करने से कभी कभी आते हुए क्वेश्चंस के आंसर भी आप गलत करके मार्क कर सकते हैं। डोंट डू दैट, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिनोनिम, दैट मीन्स आपसे सिमिलर मीनिंग या सेम मीनिंग वर्ड पूछा गया है। एवरी टाइम सिनोनिम इज आस्क्ड, प्लीज रिमेंबर इट्स अ सेम मीनिंग वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। आपसे पूछ रहा है टॉर्चर क्या होते हैं, तो यदि आपको मालूम भी नहीं था तो आपको ऐसा लग रहा है 3 वर्ड एक जैसे हैं, और वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं? वो स्मूथ है, ईज है और कंफर्ट है। यदि ये तीनों एक जैसे हैं तो 3 सवाब तो नहीं हो सकते क्वेश्चन के, तो आपको कहना चाहिए एगोनी, राइट। किसी को बहुत ही ज्यादा डेंजर, परेशान करना, टॉर्चर करना, मेंटल एगोनी देना, इस ऑल दीज थिंग्स इज एगोनी। बेसिकली पीड़ित करना, जिसको आप हिंदी में कहते हैं, इज कॉल्ड दैट टॉर्चर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इडियम एंड फ्रेज। यदि आप ध्यान से लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको लगेगा कि अब तक हमने अराउंड 3 to क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं बेस्ड ऑन स्ट्रेट फॉरवर्ड इडियम एंड फ्रेजेस। मुहावरे के ऊपर वर्ड पूछे गए हैं। द क्वेश्चन सेज पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है? तो पीस ऑफ केक पूछा जाए, या हो सकता है आपसे केक वॉक पूछ लिया जाए। ध्यान से सुनेंगे, या तो आपसे पीस ऑफ केक पूछा जा सकता है या केक वॉक पूछा जा सकता है। ईदर ऑफ दैट फ्रेज और इडियम हैज द सेम मीनिंग, एक ही मीनिंग है, और जिसको आप हिंदी में कहते हैं बाएं हाथ का खेवर, or something that is very kind. What is the opposite word is being asked? Very very simple, the word is unfavorable. Very simple. Next question, question number 15, choose the option that correctly sequence the following phrase. इस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं पैराजिम्बल। The portion of such questions are called parajumbles. बेसिकली आपको ये सारे फॉर्म जम्बल्ड नहीं है, सिस्टमैटिकली मैनेज नहीं है। यदि आप इनको 1 2 3 के सीक्वेंस में पढ़ेंगे, लेट्स रीड। लिखा है विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2007 ही हैज बीन मेड द डायरेक्टर ऑफ द माइनिंग कंपनी। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। आपको कुछ इस तरह से 1 2 3 4 की सीक्वेंसिंग करनी है ताकि उसका कोई वैलिड मीनिंग निकले। यदि आप दिए गए सीक्वेंस में सेंटेंस को पढ़ेंगे, दैट इज 1 2 3 4, तो दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, द मीनिंग इज इररेलेवेंट। तो वो सीक्वेंस क्या है वो हमको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। तो विल फाइंड आउट। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आउट ऑफ 1 2 3 4 हाउ डू वी डिसाइड कि पहले सेंटेंस में कौन सा पार्ट लगाएंगे। तो किसके बारे में बात हो रही है, दैट इज, मैं हमेशा क्लास में स्टूडेंट से बोलती रहती हूँ, ट्राई टू फाइंड द मेन सब्जेक्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। व्हाट इज द सब्जेक्ट दैट इज बीइंग डिस्कस इन द क्वेश्चन, किसके बारे में बात चल रही है। आप देख पा रहे हैं, वी आर इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट ही, दैट इज द रीजन फॉर श्योर ही से ही सेंटेंस की शुरुआत होगी। इसीलिए हम ऑप्शन नंबर 3 and 4 को एलिमिनेट कर सकते हैं सेफली। अब वी लेफ्ट विथ ओनली 2 ऑप्शंस, या तो सीक्वेंस है 2 3 1 4 या सीक्वेंस है 2 3 4 1। इसमें भी कॉमन बातें क्या है देख लीजिए, 2 2 3 2 3 2 3। दैट मीन्स वी आर श्योर कि सबसे पहले सेंटेंस में 2 आएगा फिर 3 आएगा। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ही हैज बीन मेड द डायरेक्टर ऑफ, किसका डायरेक्टर बनाया गया ये जानना ज्यादा जरूरी है रादर देन कब बनाया गया है, क्योंकि ऑफ लगा है, राइट। तो अगला सवाल का जवाब होना चाहिए माइनिंग कंपनी के डायरेक्टर बनाए गए हैं। तो आपको देखना चाहिए 3 के बाद चौथा स्टेटमेंट किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Getting the points. The questions are very simple based on the parajumble. Nothing rocket science. बस आपको सेंटेंस की शुरुआत और कंक्लूजन अच्छे से करते आना चाहिए। In between that is being automatically arranged. Next question. Question number 16 देखिए। इस क्वेश्चन में आपको फ्रेजल वर्ब पूछा गया है, तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। फ्रेजल वर्ब एक ऐसे वर्ब हैं, और आई मस्ट से ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो
किसी स्पेशल वर्ब के साथ ही ट्रू हैं। जैसे मैंने आपसे कहा अग्री, तो आप मानेंगे कि अग्री वर्ब है, किसी के साथ सहमति रखना, इट्स अ काइंड ऑफ एक्शन देयर, तो ये एक वर्ब है रन। क्या आपने अग्री विथ सुना है? आपने कहा होगा यस, सुना तो है। क्या आपने अग्री टू सुना है? आपने कहा यस, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि अग्री विथ और अग्री टू एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। तो बेसिकली व्हेन अ वर्ब यूज्ड विथ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रीपोजिशंस सच पेयर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। जब एक वर्ब डिफरेंट प्रीपोजिशन के साथ यूज हो और हर बार अलग मीनिंग डिलीवर करे तो हम उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे अग्री विथ, ये इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी पर्सन से सहमत हैं। जैसे आपने कहा आई एम अग्री विथ माई मदर, सही कह रही हैं वो। लेकिन अग्री टू ऐसी जगह लगाएंगे जहां आप किसी पॉइंट से, किसी मुद्दे से, किसी डिस्कशन से अग्री हैं। जैसे आपने कहा आई एम अग्री टू दिस डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, गेटिंग द पॉइंट्स। तो बेसिकली ये फ्रेजल वर्ब है। यही आपसे पूछा गया है कि सवाल में फ्रेजल वर्ब कौन सा सही है। When do the एग्जाम रिजल्ट्स, कब आएंगे? तो आंसर ऑलवेज इज कम आउट। जब भी एग्जाम, कोई इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला होता है तो हम उसको कम आउट बोलते हैं। गेटिंग द पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। मैन डैश हु इज रीच द मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट। मैन, इस सवाल में मैन सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये जेंडर वाइज्ड नहीं है। मतलब यहाँ हम मैन की बात करते समय किसकी बात कर रहे हैं? किसी पुरुष की नहीं, किसी जेंट्स की नहीं, बल्कि ह्यूमन की बात कर रहे हैं। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसलिए आप कहेंगे डज नॉट नो, उसको मालूम ही नहीं। वेरी सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टेटमेंट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फटाफट देखिए। डैश शी हैड अ गुड जॉब इन यूएसए, शी केम बैक टू इंडिया। ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर 18 के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास महसूस हो रहा है? वापस इंडिया क्यों आए? यदि जॉब अच्छी थी तो, मतलब दोनों आपस में ऑपोजिट है ना। तो आपको कह रहा है ऐसा लिंकर वर्ड ढूंढे जो इस सेंटेंस की स्टार्टिंग में सही फिट होता हो। तो हम कहेंगे मैडम बट तो नहीं लगाते, जनरली बट सेंटेंस के इन बिटवीन लगाते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी ही होता है ये, लेकिन इन बिटवीन लगाते हैं। Although, except as, the answer is although. हालांकि, the sentence goes कि although she had a good job in USA, she came back to India. अच्छी जॉब थी लेकिन वापस आ गई इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। There are dash doctors who are interested in the working in remote village. Again, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। The chapter that is very very important, determiners, right? Determiners जो किसी चीज को डिटरमाइन करें। ध्यान से देखिए, ये सारे वर्ड क्वांटिटी, क्वालिटी मात्रा या क्वांटिटी बताने वाले वर्ड है। नाउन क्या है जिसके लिए क्वांटिटी बताई जा रही है? डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को काउंट कर सकते हैं, इसका मतलब अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होने वाली सारी चीजें हटा देनी चाहिए। इसीलिए हमने सबसे पहले यहां से लिटिल हटा दिया है। आगे, क्या जीरो है क्या या थोड़े बहुत है? हाँ, कुछ बोले बहुत कम है, इसका मतलब कम होने का सेंस है, मोर तो नहीं आना चाहिए। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फ्यू। बहुत कम मात्रा में ऐसे डॉक्टर हैं जो रिमोट एरिया में या पिछड़े क्षेत्रों में काम करने में इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। चारों सवालों में से एक ही सवाल ग्रामेटिकली सही है। थोड़ा एक बार पढ़ें और मुझे बताएं आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे। हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, इट वॉज एन वंडरफुल। आपने कहा बिल्कुल गलत लिखा है। कैसे पता चला? आर्टिकल एन वंडरफुल के साथ नहीं आएगा, रॉन्ग। अ वंडरफुल स्टोरी शो, आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर 2, दी IT सेक्टर विल नीडिंग, नो, गलत लिखा है। द IT सेक्टर विल नीड, विल बी नीडिंग होता यदि हम कंटिन्यूअस में लिखते। आगे, दोज हु, तो ये सवाल भी गलत लिखा है। थर्ड, दोज हुज, अगेन द क्वेश्चन दोज हुज,
दोनों एक साथ नहीं लगाएंगे THWH, तो ऑब्वियसली वी लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, द रूफ्स ऑफ द हाउस इन द विलेज वर पेंटेड रेड, लाल रंग से रंगी हुई थी। ठीक, तो ये पार्ट नंबर 1 है, ये आपको समझाने के लिए है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आप हर सवाल का और भी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या फिर ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज रिक्वायर्ड, या आपके लिए मोर देन इनफ है। तो इस तरीके से हम एवरीडे क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। मेक श्योर कि आप जब नया पार्ट देखें, दैट इज पार्ट नंबर 2, उसको देखने से पहले यू मस्ट गो थ्रू द पार्ट नंबर 1 जो हमने आज डिस्कस किया है। ठीक, तो अब हम ये सेशन कंक्लूड करते हैं, और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक सरप्राइज है जो हम आपको बताना चाहते हैं। ये इंग्लिश फाउंडेशन की एक बुक है जो बहुत ही मेहनत के बाद आपके लिए डेडिकेटेडली डिजाइन की गई है। इट्स अ फाउंडेशन बुक फॉर इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी, इडियम एंड फ्रेजेस। आप ये बुक एम कैरियर प्लस की एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। जिस भी जगह आप रहते हैं ये आपको बाय पोस्ट आपके डोर स्टेप भेज दी जाएगी, और आप नीचे इस डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं प्लेस कर दूंगी जहां से आप डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे पार्ट नंबर 2 के साथ।